हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी में। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे। तो चलिए, आज हम कक्षा 12वीं का दिगंत भाग 2 अर्थात हम हिंदी लेकर आए हैं। चैप्टर 2 पढ़ेंगे। आज के क्लास में बहुत मज़ा आने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक केंद्र तक बने रहिएगा। पहले हम लेखक परिचय थोड़ा जान लेते हैं। अगर आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जितना हो सके अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दे, क्योंकि इस चैनल पर कक्षा 12वीं का हिंदी पढ़ाया जाएगा पूरा और कक्षा 10वीं का ऑल सब्जेक्ट पूरा। तो चलिए, ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लेते हुए हम अपने सिलेबस पर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं इसका लेखक परिचय क्या है। देखिए, पहला नंबर तो इस चैप्टर का नाम है उसने कहा था और इसका लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। इनका जन्म कब हुआ? तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी में और इनका निधन हो गया 12 सितंबर 1922 ईस्वी में। आप लोग अच्छी से ध्यान से इसको सुनिएगा, क्योंकि ये जितना भी हम बोर्ड पर लिखे हैं सब परीक्षा में पूछता है। तो चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो जन्म इनका कहाँ हुआ था? तो जयपुर राजस्थान में। इनका मूल निवास कहाँ था? तो गुलेर गांव में। इनका मूल निवास गुलेर गांव था नामक ग्राम में। जिला इनका पड़ जाता था, जिस गांव में रहते थे उस गांव का जिला पड़ जाता था कांगड़ा, और ये जिस राज्य में रहते थे उस राज्य का नाम था हिमाचल प्रदेश। पिता का नाम था पंडित शिवराम। इनके पिता का नाम था पंडित शिवराम। इनकी शिक्षा 1899 ईस्वी में इलाहाबाद से एंट्रेंस तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा दी। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय यहाँ होगा। 1899 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एंट्रेंस की परीक्षा तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा दी इन्होंने, और 1901 ईस्वी में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट किए, और तथा 1903 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने BA कर लिया। इनकी रचना कुछ है, देख लेते हैं। इनकी रचना कहानियां में है सुखमय जीवन, जो 1911 ईस्वी में प्रकाशित हो गया था। बुड्ढू का कांटा 1911 ईस्वी में ही प्रकाशित हो गया था। उसने कहा था, जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं वो इनका कब हुआ प्रकाशित? तो 1915 ईस्वी में। कब प्रकाशित हुआ? 1915 ईस्वी में। ये एग्जाम में पूछता है। देखिए, प्राच्य विद्या इनका हो गया, रचना, इतिहास, पुरातत्व, ये सब निबंध है। भाषा विज्ञान और समसामयिक विषयों पर निबंध लेखन, ये सब इनका निबंध है। समझ गए आप लोग? और कछुआ धर्म, ये भी निबंध है। भारतवर्ष भी निबंध है। पुरानी हिंदी भी निबंध है। दिनगल भी निबंध है आदि। और ज़्यादा है, बोर्ड थोड़ा छोटा था तो हम नहीं लिख पाए, लेकिन जितना भी लिखे हैं सब भी गया है, MV भी आया है। आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम चैप्टर एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं। चैप्टर एक्सप्लेनेशन में क्या है देखते हैं। लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, बड़ी मजा आने वाला है। उसने कहा था, चैप्टर का क्या नाम है? उसने कहा था। क्या नाम है? उसने कहा था। चैप्टर का क्या नाम है? उसने कहा था। इनके रचनाकार कौन है? तो कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। इनके रचनाकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। गुलेरी जी का जन्म स्थान कहाँ है? जयपुर राजस्थान। गुलेरी जी का जन्म स्थान कहाँ है? जयपुर राजस्थान। गुलेरी जी का मूल निवास स्थान कहाँ है? गुलेर गांव, मध्य प्रदेश के गुलेर गांव में। मध्य प्रदेश के कांगड़ा जिले के गुलेर गांव। मध्य प्रदेश के कांगड़ा जिले के गुलेर गांव में। समझ गए आप लोग? अब चलिए हम इनके चैप्टर पर चलते हैं। कह रहा है, बड़े बड़े शहरों के झक्के इक्के गाड़ियों वाले, बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जवान के कोरों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृत शहर में बम्बू काट वाले की बोली का मरहम लगा बे। ये लेखक कह रहे हैं कि बड़े बड़े इक्के गाड़ी वालियों से जिनके जवान के कोरों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृत शहर के बम्बू काट वाले की बोली का मरहम लगावे। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े के नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों में न होने पर तरस खाते हैं,
कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों को चीटकर अपने को ही सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बन के नाक की सिद्ध चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्ढी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुंदर उमार कर बचो खालसाजी, हटो भाई, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बाछा करते हुए सफेद फेटो, खचरों और बतकों, गन्ने और खमचे और भोरे वाले के जंगल में राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, चलती है पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। इनकी बात जो चलती मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी वचनावली के ये नमूने, हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पूता प्यारिए, बच जा लंबी वालिए। स्पष्टी में इसका अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्य वाली है, पुत्रों की प्यारी है, तू उम्र लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे मरने के लिए आ रही है। बच जा। ऐसे बम्बू काट वाले के बीच होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। कहाँ मिले? चौक की एक दुकान पर। अब देखिए कहानी तो यहाँ से मजेदार शुरू होती है। आ मिले, उनके बालों और इसके ढीले से उठने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। अब देखिए वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बरिया। लड़की क्या लेने के लिए आया था? रसोई के लिए बरिया। और लड़का क्या लेने के लिए आया था? अपने मामा के लिए दही, अपने मामा के केस धोने के लिए दही। अब देखिए दुकानदार एक परदेशी से गुथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गद्दी से बने गिने बिना हटता न था। यानी कि दुकानदार जो था एक ग्राहक से जुड़ा हुआ था, एक ग्राहक से जुड़ा हुआ था, उससे जूझ रहा था और इधर ये दोनों लड़का लड़की आ गया। अब देखिए लड़का पूछता है तेरे घर कहाँ है? लड़की बोलती है मगरे में। और तेरे? माझे में। कौन कहता है माझे में? लड़का। यहाँ कहाँ रहती है? लड़का कहता है अतर सिंह के बैठक में। लड़का पूछता है यहाँ कहाँ रहती है? तो लड़की कहती है अतर सिंह के बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। तो लड़की कहती है मैं भी मामा के यहाँ हूँ, उनका घर गुरु बाजार में। इतने में दुकानदार निपटा और उनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा तेरी कुरमाई हो गई है? तेरी कुरमाई हो गई। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा कि लड़का लड़की से बार बार क्या पूछता था, तो तेरी कुरमाई हो गई। समझ गए? तेरी कुरमाई हो गई का मतलब क्या? तुम्हारी सगाई हो गई। समझ गए ना? अब चलिए इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत्काकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। इस पर लड़की क्या क्या आंखें चढ़ाकर ऐसे धत्काकर भाग गई। अब देखिए दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा तेरी कुरमाई हो गई और उत्तर में वही धत मिला। मजा तो अब आने वाला है कि एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तब लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली हाँ हो गई। अब क्या हाल हुआ बेचारा का देखिए। कब? लड़का बोल रहा है कब? लड़की बोल रही कल। देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में धकेल दिया। पूरा गुस्सा में गया और एक लड़के को रास्ते में मोरी में धकेल दिया, नाला में धकेल दिया। और एक छाबरी वाले को दिन भर की कमाई खोई, यानी कि छाबरी वाली थी उसके पूरा छिड़िया दिया सब कुछ, तो उसने दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते को पत्थर मारा, पत्थर लिया और एक कुत्ते को दे मारा। और उसके पश्चात क्या किया इसने, तो एक गोभी वाले के ठेले में दूध रेल दिया। एक गोभी वाले ठेला में दूध रखा था और गोभी भी बेच रहा था सब्जी के साथ साथ, तो उसका ठेला में जो दूध था उस दूध को गोभी वाले के ठेले में उड़ेल दिया।
और सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। कोई वैष्णवी नहाकर आ रही थी तो ये जा टकराया तो बोली अंधा है क्या, दिखता नहीं है। अब चलिए तब कहीं घर पहुंचा। इतना काम करते हुए गुस्से से इधर उधर भोगते हुए तब घर पहुंचा। अब कहानी का पार्ट 2 शुरू होता है। देखिए पार्ट 2 में क्या है। पार्ट 1 में ये हो गया, पार्ट 2 से युद्ध का कहानी शुरू होता है। अब देखिए युद्ध में क्या हुआ। कल युद्ध में हो रहा है राम राम, यह भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंडकों में बैठे हड्डियां कर गए। लुधियाने से 10 गुना जारा और मेह और बर्फ ऊपर से पिंडलियों तक कीच से धसे हुए। गनीम कहीं दिखता नहीं। घंटों 2 घंटों में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंडक हिल जाती है और 100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोली से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जल जला सुना था। यहाँ दिन में 25 जल जले होते हैं। जो कहीं खंडक से बाहर साफा या कुहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। न मालूम बेमान मिट्टी में लेटे हुए और घास की पट्टियों में छिपे रहते हैं। लहना सिंह और 3 दिन हैं। 4 तो खंडक में बिता ही दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। लहना सिंह कौन है? वही लड़का जो बार बार लड़का और लड़की दुकान पर मिलता था, तो वही लड़का है लहना सिंह। समझ गए आप लोग। अब चलिए, हमारे हाथों झटका करके करेंगे और पेट भरकर खाकर सोए रहेंगे। फिर फिरंगी मेम के बाग में मखमल की सी हरी घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं, दाम नहीं लेती। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। ये कौन कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो? कौन कहती है? तो फ्रांस की एक मेम है, वो कहती है। अब देखिए, 4 दिन तक पलक नहीं झपी। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है तो बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर न लौटूं तो फिर तो मुझे दरबार साहब की दहली पर माथा टेकना नसीब न हो। पाजी कहीं के कलों के घोड़े रंग संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यो अंधेरे में 30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट आने का कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला। पर क्यों? पर क्या करे? हड्डियों में तो जरा धंस गया है। सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों से सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। उद्यमी उठ, सिकरी में कोले डाल। उद्यमी कौन है? एक सिपाही है, उसी को कहता है उद्यमी उठ, सिकरी में एक कोले डाल। वजीरा तुम 4 जन बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंडक में चक्कर लगाने लगता है। ये जितना बात बोला, कौन बोला? सूबेदार। और सारी खंडक में चक्कर लगाने लगते हैं। सूबेदार का क्या नाम है? हजारा सिंह। सूबेदार का क्या नाम है? हजारा सिंह। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। नोट करो। ये पूछेगा एग्जाम में कि वजीरा सिंह विदूषक था का क्या था? पलटन का विदूषक था। वजीरा सिंह पलटन का क्या था? विदूषक। परीक्षा में पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा कि वजीरा सिंह विदूषक था किसका? तो पलटन का। अर्थात ये पूछेगा कि पलटन का विदूषक कौन था? तो वजीरा सिंह। ये पूछेगा वजीरा सिंह पलटन का क्या था? तो विदूषक था। समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बाल्टी में गंदला पानी लेकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूँ। करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए।
लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बारी के खरबूजों में पानी दो। ऐसा खाद पानी पंजाब भर में कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार के 10 घुमा जमीन यहाँ मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। लारी होरा को भी यहाँ बुला लोगे, या वही दूध पीने वाली फिरंगी मैम, दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम। चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं होती। देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते। वह सिगरेट देने में हठ लगा करती है, ओठों में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ। तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता ही न हो। रात भर तुम अपने कंबल उसे उठाते हो और आप सिगरी के सहारे गुजर करते हो। अपने उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो। अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो और आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुम न मादे पर जाना। जारा क्या है? मौत है। और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। जारा क्या है? मौत है। और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। ये कौन बोल रहा है? तो वजीरा सिंह। कौन बोल रहा है? वजीरा सिंह। मेरा डर मत करो, मैं तो बुल्लेल की खड़द के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ के छाया होगी। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने की लगाई है? मेरे जर्मनी और तुरक। हाँ भाइयों, कुछ गाओ। हाँ, कैसे? तो ये लोग गाना गाते हैं, देखिए कैसे गाते हैं। दिल्ली शहर से पिसोर नू जोड़िए, कर ले माँ गौड़ा दा व्यापार मंडिए, कर ले ना नरदा सौदा अरिये, लोय नावा चटका कदुए तूनु, कदुए वनियाय मजेदार गोरिये, हुए लगा चटका कदुए नू। ये उनकी गाना है। इनका हिंदी किया हुआ। ये दिल्ली शहर से पेशावर को जाने वाली मंडी में लोगों का व्यापार कर देना, अरे नारे का सौदा भी कर दे लेना। ओए, अब हमें कद्दू चखना है। ये गोरे वर्ण वाली कद्दू अत्यंत स्वादिष्ट पका है, अब हमें कद्दू चखना है। ये इस गाने का अर्थ हुआ। अब देखिए आगे क्या कहता है। कौन जानता था कि दाढ़ी वाले घरवारी सिख ऐसा लुच्चे का गीत गाएंगे। फिर सारी खंदक गीत से गुज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हो। अब कहानी का तीसरा पार्ट में चलते हैं। इसमें कह रहा है, दोपहर रात गई है, अंधेरा है, सन्नाटा हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्किटों के टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर लहना के 2 कंबल और एक बिरान कोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर और एक बोधा के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कराहा। क्यों बोधा भाई, क्या है? बोधा सिंह कराहा कैसे? तो ये लहना सिंह क्या कह रहा है? क्यों बोधा भाई, क्या है? तो बोधा सिंह बोल रहा है, पानी पिला दो। क्या बोल रहा है? पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह में लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। दांत क्यों बज रहे हैं? तो उसे बहुत ठंड लग रही है। समझ गए आप लोग? अब देखिए, अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। लहना सिंह कहता है, अच्छा तुम मेरी जर्सी पहन लो। बोधा सिंह कहता है, और तुम क्या पहनोगे? और तुम? और कहता है लहना सिंह, और तुम? तो लहना सिंह बोलता है, मेरे पास सिगरी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। लहना सिंह के पास कुछ भी नहीं, फिर भी कहता है लहना सिंह, मेरे पास सिगरी है और मुझे गर्मी आ रहा है, पसीना आ रहा है। फिर बोधा सिंह कहता है, ना मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए। तो फिर याद आई, मेरे पास दूसरी जर्सी, गरम जर्सी है, आज सवेरे ही आई है। विलायत में मेमू बुन बुन कर भेज रहे हैं, गुरु उनका भला करे। यो कहकर लहना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा।
जबकि लहना के पास कोई जर्सी नहीं आई थी। समझ गए आप लोग? चलिए, सच कहते हो और नहीं झूठ? बोधा सिंह पूछता है सच कहते हो? तो लहना सिंह कहता है और नहीं झूठ। यो कहकर नहीं करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट जीन का कुर्ता पहन कर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लेफ्टिनेंट साहब, हुकुम हुजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करते हुए सामने हुआ। देखो, इसी दम धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूर्व के कोने से एक जर्मन खाई है। उसमें 50 के ज्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है। 3-4 घुमाव है। जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो। खंडक छीनकर वहीं जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो। हम यहाँ रहेगा। ये हकीकत में कौन था? तो एक जर्मन था, जबकि ये लेफ्टिनेंट साहब नहीं था। ये लेफ्टिनेंट साहब नहीं था। तो सूबेदार हजारा सिंह क्या बोलता है? जो हुकुम। अब देखिए, चुपचाप सब तैयार हो जाओ। सूबेदार हजारा सिंह बोलता है चुपचाप सब तैयार हो जाओ। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना न चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लेफ्टिनेंट साहब लहना की सिगरी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुगलाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। जबकि सिख सिगरेट नहीं पीते हैं तो ये लहना सिंह के पास लेफ्टिनेंट साहब, नकली लेफ्टिनेंट साहब, सिगरेट बढ़ाकर बोला, लो तुम भी पियो। तो ये देखिए आगे क्या होता है। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब, लाओ साहब। जबकि सिख सिगरेट नहीं पिया करते, तंबाकू नहीं पिया करते। लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगरी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठिनगा। लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों से कटे हुए बाल कहाँ से आ गए? शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटाने का मौका मिल गया है। लहना सिंह जांचना चाहा। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? तो ये नकली लेफ्टिनेंट साहब बोल रहा है, लड़ाई खत्म होने के बाद, लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं? ये नकली लेफ्टिनेंट साहब बोल रहा है, क्यों, क्या ये देश पसंद नहीं? फिर लहना सिंह बोल रहा है, नहीं साहब, शिकार के हुए मजे यहाँ कहाँ? याद है 5 साल नकली लड़ाई के, 5 साल मतलब पिछले साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधरी जिले में शिकार करने गए थे। हाँ वही, जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसाम अब्दुल्ला रास्ते में के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का, सामने से वह नील गाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी नहीं देखी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। क्यों साहब? शिमले से तैयार होकर उस नील गाय का सिर आया था ना, आपने कहा था कि रेजिमेंट की मैस में लगाएंगे। अब बोल रहा है लेफ्टिनेंट, हाँ पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ये नकली लेफ्टिनेंट साहब बोल रहा है। तो लहना सिंह, ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के तो होंगे। तो ये फिर लेफ्टिनेंट साहब बोल रहा है, हाँ लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया तो
ये वजीरा लहना सिंह बोलता है, पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था और उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन? वजीरा सिंह। तो वजीरा सिंह कहता है, हाँ क्यों लेना, क्या कमाया, कयामत आ गई, जरा तो आंख लगने देती होती। फिर ये लड़ाई का 5वां पार्ट चल रहा है। अब इसमें कह रहा है, होश में आओ, कयामत आई है और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर आई है। क्या? वजीरा सिंह कहता है, क्या लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर आई है? तो लहना सिंह कहता है, हाँ लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर आई है। फिर लहना सिंह कहता है, लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं, उनकी वर्दी पहनकर या कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की है। सोहरा क्या है? गाली है। जैसे खान सर ससुरा बोलता है वैसे ही ये लहना सिंह बोला सोहरा, साफ उर्दू बोलता है। क्या बोलता है? सोहरा साफ उर्दू बोलता है। सोहरा का मतलब ससुरा, समझ गए? पर किताबी उर्दू। कैसा उर्दू? तो किताबी उर्दू। और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। क्या दिया है इस लहना सिंह को पीने को? तो सिगरेट दिया है। कौन दिया है? तो नकली लेफ्टिनेंट साहब ने। तो फिर वजीरा सिंह बोलता है, तो अब लहना सिंह कहता है, अब मारे गए, धोखा है। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर ढाबा होगा, उधर उन पर खुले में ढाबा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आए। खंडक की बात झूठ है, चले जाओ, खंडक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक न खरके, मत देर मत करो। अब लहना सिंह कहता है, हुक्म तो यह है कि यहीं। तब लहना सिंह कहता है, ऐसी तैसी हुक्म की? मेरा हुक्म जमादार लहना सिंह से, जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ। लहना सिंह कहता है, मेरा हुक्म है कि तुम जाओ। जमादार लहना सिंह का हुक्म है कि तुम जाओ सूबेदार हजारा सिंह के पास और उनसे कहो कि तुरंत लौट आए। अब चलिए, और कहता है, मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ। और अब देखिए क्या होता है। पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। वजीरा सिंह बोलता है, पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। तो लहना सिंह कहता है, एक कालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले, तीनों को जगह जगह खंडक की दीवार में घुसेड़ दिया और तीनों एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत किया गुट्ठी सी, जिसे सिगरी के पास रखा, बाहर की तरफ कर एक दिया सलाई जलाकर गुट्ठी पर रखने बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। ऐसे लिया और बंदूक रोज़ मारा, पूरे इस कंधे पर मारा। ऐसे हो गया लहना सिंह, इसी पर मारा, बस काम हुआ उसका तमाम। बंदूक को उल्टा करके मारा। अब देखिए क्या होता है। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर गई। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा, यहाँ मारा, फिर पीछे से एक कुंदा, ऐसे बंदूक उल्टा किया, ऐसे मारा, एक कुंदा यहीं पर। पहले तो यहाँ मारा, फिर यहाँ मारा। अब देखिए क्या हुआ। और साहब आंख मीन गॉट इट, ओ माय गॉड। ये कौन बोल रहा है? जर्मन साहब कह रहा है, ओ माय गॉड, कहते हुए चित्त हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीनकर खंदक से बाहर फेंके और साहब को घसीटकर सिगरी के पास लेटाया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब में के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, यह सीखा कि जगाधारी के जिले में नील गाय होती है और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं, यह सीखा कि मुसलमान
खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं। तो पर यह तो कहो कि ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सिखाए? हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डैम के 5 लिस्प भी नहीं बोला करते थे। लहना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जारे से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर माझे का लहना इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा है। उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए, एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था। औरतों को बच्चे की होने की तावीज बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बर के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता कर रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं। वेद पढ़ पढ़ कर विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते। हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंदिर के बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोलहू राम भी डर गए। मैंने मुल्ला जी के दाढ़ी मूड़ दी, ऐसे खींच दी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था, जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो समझ जाना क्या होगा। साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना की जांघ में जाकर लगी। और तब देखिए क्या हुआ। लगी इधर लहना के हेनरी मार्टिनी के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। लहना ने 2 फायर किया, यहाँ से यहाँ छेद हो गया। अब देखिए धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। बोधा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उससे तो यह कहकर सुला दिया कि एक हरका हुआ कुत्ता आया था, मार दिया। और औरों से सब कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़ कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। उतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले ढाबे के रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ तो 8। लहना तक कर मार रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए थे और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़ कर जर्मन आगे घुसे आते थे। थोड़े से मिनटों में हुए अचानक आवाज आई, वाह गुरुजी, वाह गुरुजी की फतह, वाह गुरुजी की खालसा। और धड़ाधड़ बंदूक की फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। इन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वाले ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिक्का दी फौज आई। वाह गुरुजी की फतह, वाह गुरुजी की खालसा, सत श्री अकाल पुरुष। और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे या करा रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पिछली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंडक की गोली मिट्टी से पूर कर लिया और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लहना के दूसरा भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश में संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी कि जैसे कि बाण भट्ट की भाषा में दंत विनोपदेशार्ज कहलाती। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी। जब मैं दौरा सूबेदार के पीछे गया था, सूबेदार लहना सिंह ने मारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू न होता तो अब सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिनी की ओर खाई वाले ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे से टेलीफोन कर दिया था। वहां से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार धोने की गाड़ियां चली और कोई देर
पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए और दूसरे में लाशें रखी। सूबेदार ने लहना के सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह जोर से बर्रा रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देखकर लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी की सौगंध, तो जो इस गाड़ी में न चले जाओ, और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, वजीरा सिंह मेरे पास ही है। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया, भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो, सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिख दो, तो मेरा मट्ठा टेकना लिख देना, और जब घर जा तो यह कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया। गाड़ियाँ चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना, और यह भी कह देना। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। अब कहानी का 5वां भाग फिर चलते हैं। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का था। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है तेरी कुर्माई हो गई, तब ढट कहकर वह भाग जाती है। और एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई। देखते नहीं यह रेशम से फूलों वाला सालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह 77 राइफल्स के जमादार हो गए हैं। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान नहीं न रहा। यह न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन की मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पड़ जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह लाम पर जाते हैं, लौटते समय हमारे घर होते जाना, साथ मिलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेरों में से निकलकर आया, बोला, लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जाम मिला। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहना। आशीष सुनी। लहना सिंह चुपचाप। मुझे पहचाना? लहना सिंह कहता है नहीं। फिर सूबेदारनी कहता है तेरी कुर्माई हो गई। धत कल हो गई। देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह गया। ये कब हो रहा है? तो ये याद आ रहा है लहना सिंह को, यानी कि गोली लग गई तो मूर्छित थे, तब इसको याद आ रहा था ये सब बातें। फिर कहता है लहना सिंह, वजीरा पानी पिला दे, उसने कहा था। देखिए यहाँ समझिए, बार बार कह रहा है कि उसने कहा था। इसी आधार पर चैप्टर का नाम रखा गया है। उसने कहा था, इसी के आधार पर चैप्टर का नाम पड़ा था। अब देखिए स्वप्न चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहता हूँ, मेरे तो भाग फूट गए हैं। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में जमीन दी है। आज भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए, उसे 1 ही वर्ष हुआ। उसमें उसको पीछे 4 हुए और पर एक भी नहीं जिया। सूबेदार ने रोने लगी। अब दोनों जाते हैं। मेरे भाग तुम बचाए थे,
आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान की तख्तों पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा पानी पिला दे, उसने कहा था। ये भी स्वप्न में चल रहा है। अब देखिए, लहना का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह? वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ। क्यों कहा हाँ? क्योंकि ये वजीरा सिंह को लहना सिंह बोला था कि मैं मरूंगा जब भी तो कीरत सिंह की गोद में मरूंगा, इसलिए वजीरा सिंह कहता है, हाँ मैं कीरत सिंह। भैया मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे। बस अब के हार में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टपक टप 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 टपक रहे थे। अब देखिए, यहाँ तक कहानी खत्म। अब देखिए, कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल से जमादार लहना सिंह। ये पेपर में आ गया, अखबार में आ गया। तो प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताना और जितना हो सके अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।